अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। और इससे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट लिया था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जिसको हम भारतीय संसद भी कहते हैं, ये यूनियन लेजिस्लेचर है जहाँ पे लॉज, डिफरेंट लॉज, स्कीम्स बनते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। और यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं जो हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हैं। एक प्रॉपर इलेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन। और लोकसभा के मेंबर जाते हैं और हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में तीन चीज़ें आप याद रखना। एक तो हमने पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो होता है। आल्दो ये पार्ट नहीं होता है, ये मेंबर नहीं होता है लोकसभा या राज्यसभा का, बट ये इम्पॉर्टेंट फिगर होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब दोस्तों कुछ एस्पिरेंट से भी कहता है कि सर आप ज़्यादा चीज़ों को खींचते हो, आप ज़्यादा डीप में पढ़ाते हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक चीज़ कहूँगा, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि जिनको मैं फैक्ट्स पढ़ाऊँ डायरेक्टली। क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट पढ़ोगे पढ़ोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझो कि पार्लियामेंट है क्यों यहाँ इंडिया में और काम क्या है पार्लियामेंट का। जब हम चीज़ों को समझते हैं ना, उसके बाद फैक्ट्स रटने में आसानी हो जाती है। आल दो फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब डायरेक्टली हम फैक्ट्स पढ़ेंगे तो वो कहाँ फिर पढ़ना हुआ। पहले हम चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद जो उसमें से फैक्ट्स आएंगे वो भी फिर अच्छे से याद रहते हैं। और मैं बैक टू बैक रिपीट क्यों करता हूँ चीज़ों को, मैं क्यों चीज़ों को ज़्यादा खींचता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, इसको मैं अगर अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा या कोई और टॉपिक मैंने पढ़ा है, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, डीपीएसपीज पढ़ा है, तो वहाँ पे अगर मैंने चीज़ें अच्छे से कही है तो मैं चाहता हूँ इन्हें स्टोरी फार्म आपको एटलीस्ट वो टॉपिक याद रहे। फिर अगर उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पुट अप होगा आपके एग्ज़ाम में, एटलीस्ट आपको उस टाइम उस कहानी के ज़रिए ही, भले ही मैं चीज़ों को खींचता हूँ, अगर उससे आपका उस टाइम पे कोई क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो तो सही है ना आपके लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या मतलब है आपका, मतलब तो यही है ना कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आपका पॉलिटी में से आएंगे, चाहे 2 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 15 आएंगे, जो भी इवालुएटर वहाँ पे पेपर सेटर डालेगा, मैं चाहता हूँ कि आप वो क्वेश्चन अच्छे से करके आओ। अब डायरेक्टली हम फैक्ट्स रटेंगे या डायरेक्टली मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाऊंगा तो उसमें मेरे लिहाज से वो मैच्योर लर्निंग नहीं है। पहले हम चीज़ों को समझेंगे, किसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, बेसिस क्या है इसकी, एसेंस क्या है इसकी, क्यों है ये, कैसे है ये, प्रोसेस क्या है इसके लिए, उसके बाद फैक्ट्स रटने में मज़ा आता है। ठीक। क्या हमने देखा, एक तो पार्लियामेंट में हमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लोग राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं। एंग्लो इंडियन कमेटी के जो 2 मेंबर्स लोकसभा में थे उनकी रिजर्वेशन स्टक डाउन की गई, किस अमेंडमेंट से की गई। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स, यहाँ से नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। अब दोस्तों एक चीज़ है कि पार्लियामेंट, अब हमने ये तो अब तय है कि पार्लियामेंट वो जगह है, ये वो सिंबॉलिक बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे लिए लॉज, एक्ट्स या स्कीम्स जो भी बनते हैं, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, रोड्स वगैरह जो भी है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। क्योंकि अगर अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, इनको रिप्रेजेंट कौन करते हैं इस पार्लियामेंट में, वो करते हैं एमपीज़। ठीक। और इन्हीं 140 करोड़ के लिए ये एमपीज़ लॉज बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं। क्लियर। बट ये जो प्रोसेस है, इसके लिए डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, इन लॉज के लिए, स्कीम्स के लिए एक प्रोसेस होती है, एक डिवाइस होता है, एक प्रॉपर फॉर्मल वे में ये चीज़ें होती है, डेकोरम होता है। तो इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं पार्लियामेंट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो अपने अपने हाउस में होते हैं। तो वो सारा हम कवर करेंगे। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं कहाँ पे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। क्लियर। लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं स्पीकर। क्लियर। और राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर। और ये जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये हम सारा डिटेल में करेंगे। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ये ओरिजिनेट हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 आया था। अगर आपने आईएनएम पढ़ा है और आपको पढ़ना भी है, ये ज़रूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुई उसमें आप पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। क्लियर? जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में आया। तो ऑफिस ऑफ स्पीकर जो है ये ओरिजिनेट वहाँ से हुआ। क्लियर? उसके बाद जो फर्स्ट स्पीकर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो जीवी मावलंकर है। क्लियर? और स्पीकर जो है ये इलेक्ट किया जाता है, जो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, ये उन्हीं में से चुना जाता है लोकसभा। और इसके इलेक्शन का जो डेट है वो फिक्स करता है कौन? प्रेसिडेंट करता है। क्लियर? और ये यूजुअली जो ये स्पीकर है ये ऑफिस में रहता है कब तक? जब तक लोकसभा की लाइफ है। यूजुअली नॉर्मल टाइम्स में लोकसभा की लाइफ क्या है? दैट इज़ 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल के बाद नए इलेक्शंस होते हैं। अब अगर इमरजेंसी हो गई, जो हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि लोकसभा की जो टेन्योर है ये एक्सटेंड भी हो सकती है। यूजुअली जो स्पीकर है ये रिमेन्स इन ऑफिस अनटिल द लाइफ ऑफ लोकसभा। और अगर इसको रिज़ाइन करना होगा स्पीकर को तो ये रिजाइनेशन देगा डिप्टी स्पीकर को। क्लियर? और यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, ये जो पावर्स है स्पीकर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पीकर क्या होता है? ये होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किसका? लोकसभा का। क्यों होता है? क्योंकि डेकोरम मेंटेन रहे, इन्हें फॉर्मल वे में डिस्कशन हो बिल्स पे, लॉज पे, एक डेकोरम मेंटेन रहे, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसलिए स्पीकर चुना जाता है। जिस तरह हम सीआर देखते हैं ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो क्लास में होता है, क्लास में चीज़ें सेट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसी तरीके से अगर हम स्पीकर देखेंगे इन लेमैन्स लैंग्वेज, ये एक सीआर की तरह होता है, डेकोरम मेंटेन करता है। क्लियर? डिसिप्लिन मेंटेन करता है लोकसभा में। क्लियर? और ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है किसका? जो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक? और जो जॉइंट सिटिंग है, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग, तो ये जो स्पीकर है, स्पीकर ही जॉइंट सिटिंग जो है होती है इसको प्रिसाइड करता है। अब ये जॉइंट सिटिंग क्या है ये हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए मैंने कहा कि डिफरेंट लॉज बनते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। उसके लिए बिल्स लाए जाते हैं। क्लियर? मतलब एक बिल लाई जाती है। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास है लोकसभा, ये है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में एक बिल लाई गई कि इस पे एक्ट बनाना है, उसके बाद ये किसको भेजी जाएगी? उसके बाद ये राज्यसभा को भेजी जाएगी। अगर राज्यसभा भी इसको पास करेगी उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी और प्रेसिडेंट इसको असेंट देगा, साइन देगा और ये एक्ट बनेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बिल्स कितने टाइप्स की होती है? एक होती है ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल होती है। अब उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, बिल्स की प्रोसेस क्या होती है वो हमें आगे पढ़ना है। यहाँ पे हमें कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग समझना है। कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग के लिए आप फिलहाल इतना ही याद रखो कि अगर एक बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुई, लोकसभा के मेंबर्स ने इसको साइन किया क्योंकि ये एक्ट बनने वाली है, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया गया। ठीक है ना? फॉर इंस्टेंस ये ऑर्डिनरी बिल है और इसको राज्यसभा के पास भेजा गया, राज्यसभा से कहा गया अब आप इसको पास करो। ठीक? राज्यसभा ने अगर ये एक्सप्रेस किया कि हम डिसअप्रूव इसको करेंगे, हम ये वापस नहीं भेजेंगे, इस बिल में यूटिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लैश हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। अब यहाँ पे कितनी देर तक राज्यसभा को ये बिल वापस भेजनी है, कौन कौन सी बिल ये वापस भेज सकता है, किस बिल पे डेडलॉक हो सकता है, वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ डेडलॉक समझना है, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग समझना है। लोकसभा ने बिल भेजी किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा ने एक्सप्रेस किया इस पे डिसअप्रूवल, मतलब यहाँ पे क्लैश हुआ लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, यानी डेडलॉक क्रिएट हो गया इस बिल पे। जब ये डेडलॉक क्रिएट हो गया, इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट कॉल करता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो कॉल करता है जॉइंट सिटिंग, मतलब ये दोनों हाउसेस जॉइंटली सिट करें और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करेंगे। अब जब ये डेडलॉक क्रिएट हुआ इसके लिए जॉइंट सिटिंग कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रिजाइड करता है इस जॉइंट सिटिंग को कौन? वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा। क्लियर?
उसके बाद है, कभी अगर स्पीकर को लगा कि एक सीक्रेट सिटिंग की ज़रूरत है, मीटिंग की ज़रूरत है, तो उस टाइम ये एलो कर सकता है उसको। ठीक, एक सीक्रेट मीटिंग यानी सर्कमस्टेंसेस, अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए या एक सीक्रेट मीटिंग करनी है लोकसभा को, तो इसके लिए स्पीकर जो है अपने लीडर, अपने हाउस मेंबर जो है उनको कॉल कर सकता है। डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस इज़ फाइनल। मतलब ये जो स्पीकर है, स्पीकर के पास ये पावर भी होता है, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंट बिल्स आती है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। फिर जब इन पे इनको अप्रूव किया जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट जब असेंट देता है तो ये एक्ट्स बन जाते हैं। क्लियर। अब कोई बिल है जो फाइनेंस रिलेटेड है, बोरोइंग से रिलेटेड है, रेमिटेंस रिलेटेड है, टैक्स रिलेटेड है। क्या ये बिल मनी बिल है, पैसों के रिलेटेड है? क्या ये बिल मनी बिल नहीं है, पैसों के रिलेटेड नहीं है, बोरोइंग्स के रिलेटेड नहीं है, रेमिटेंस रिलेटेड नहीं है, टैक्स रिलेटेड नहीं है? ये जो डिसीजन है ये स्पीकर ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सी बिल मनी बिल है और कौन सी बिल मनी बिल नहीं है। मतलब द डिसीजन रिगार्डिंग द मनी बिल ओनली रेस्ट्स विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा, और इसका डिसीजन इस मामले में फाइनल होता है। और ये बात याद रखना, ये दो जो है ना, ये स्पेशल पावर्स है किसके पास, स्पीकर के पास। एक तो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करता है, दूसरी बात ये डिसाइड कर सकता है कि मनी बिल कौन है और कौन नहीं है। क्लियर। तो ये स्पेशल पावर्स है किसके पास, स्पीकर के पास। और स्पीकर खुद क्या है, स्पीकर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का। और ये क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, ये इसलिए है प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का क्योंकि ताकि इस लोकसभा में एक डेकोरम मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। क्लियर। और जब मैंने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाया था, अमेंडमेंट मैंने पढ़ाया था आपको, 10th शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उस वक्त मैंने कहा था जो डिस्क्वालीफाई होता है अंडर 10th शेड्यूल, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है अंडर 10th शेड्यूल, तो उस रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड वो स्पीकर ही करता है। ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी अलग से पढ़ाया है जब मैंने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया, तो वहाँ पे मैंने कहा था ये स्पीकर डिसाइड करता है लोकसभा के रिलेटेड। क्लियर। उसके बाद है, अब हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा वी हैव अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज़ कहाँ पे है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हमने पढ़ा लोकसभा का, दैट इज़ स्पीकर। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा जो होता है वो होता है दोस्तों कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है किसका, राज्यसभा का। और इसको हम कहते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, बिकॉज ही इज़ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। क्लियर। और यहाँ पे एक पॉइंट दोस्तों याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को हम कहते हैं ही इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसो का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिसो का मतलब होता है बाय वर्चू ऑफ ऑफिस। मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट है तभी वो चेयरपर्सन है राज्यसभा का। मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट के पास ये वर्चू है दैट ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी वर्चू से वो चेयरपर्सन बनता है राज्यसभा का। क्लियर। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो ये चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, हमने देखा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का होता है उसको हम चुनते हैं कहाँ से, मेंबर जो होते हैं लोकसभा के। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, बल्कि ये अलग से वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। क्लियर। वो जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन, वो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ये कन्फर्म है कि वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता है किसका, राज्यसभा का। ये हाउस का मेंबर नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो ये वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो इस हाउस का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये चेयरपर्सन यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, इस हाउस का। क्लियर। इसके पास भी वही पावर्स होते हैं जो एक स्पीकर के पावर्स होते हैं, एक्सेप्ट दो। जो मैंने अभी कहा कि एक स्पीकर के पास ये स्पेशल पावर होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कौन सी बिल मनी बिल है और कौन सी बिल मनी बिल नहीं है। दूसरा, स्पीकर जॉइंट सिटिंग प्रिजाइड कर सकता है
क्लियर। ये दो स्पेशल पावर्स होते हैं किसके पास, ये होते हैं स्पीकर के पास, जो चेयरपर्सन के पास यानी वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होते हैं, जो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, जो एक्स ऑफिसो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का। उसके बाद है स्पीकर प्रो टर्म। देखिए दोस्तों, स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है। फॉर इंस्टेंस देखिए, फॉर इंस्टेंस अगर हम नॉर्मल टेन्योर की बात करेंगे, 5 साल के लिए लोकसभा होता है, नए इलेक्शंस होते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद 5 साल के बाद नए इलेक्शंस होते हैं, यानी न्यू मेंबर्स आते हैं, न्यू एमपीज आते हैं लोकसभा में, या यही एमपीज आएंगे जो ऑलरेडी थे, लेकिन नया लोकसभा आएगा ना, नया नया इलेक्शन जीत के। जब ये न्यू एमपीज आते हैं तो जो प्रीवियस वाला स्पीकर होता है लोकसभा में, वो एज सुन एज पॉसिबल अपना ऑफिस जो है वैकेट करता है। उसके बाद जब ये न्यू एमपीज या नया लोकसभा आता है, कहाँ पे, लोकसभा में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कहाँ पे, लोकसभा में, एक मेंबर को एज ए स्पीकर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, जब तक नया स्पीकर चुना जाएगा। और ये जो टेम्परेरी पीरियड के लिए एक नया स्पीकर चुना गया, किसने चुना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चुना फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। कब तक, जब तक एक नया स्पीकर चुन के आ जाए। तो इस टेम्परेरी स्पीकर को हम कहते हैं स्पीकर प्रो टर्म। बस इतना ही आप यहाँ पे याद रखो, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखिए, स्पीकर प्रो टर्म कौन होता है, द स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा जो होता है, जब वो वैकेट ऑफिस करता है इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जब आया, उससे पहले ही वो वैकेट करता है ऑफिस। उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर ऑफ लोकसभा को एज ए स्पीकर प्रो टर्म। यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर जो नया लोकसभा है, उसको एज ए स्पीकर प्रो टर्म प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद स्पीकर प्रो टर्म के पास सारे पावर्स होते हैं एज अ पावर ऑफ स्पीकर। ठीक, ये प्रिजाइड करता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जो आया है, इसकी ड्यूटी होती है ओथ जो है न्यू मेंबर्स की वगैरह। या यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ए न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, जब नया स्पीकर आता है, तो ये जो स्पीकर प्रो टर्म टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, इसको वैकेट करना पड़ता है अपना ऑफिस। हैनस दिस इज ए टेम्परेरी ऑफिस, यानी ये एक टेम्परेरी ऑफिस है। क्लियर। उसके बाद है डिप्टी स्पीकर का कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, डिप्टी स्पीकर का कंसेप्ट ये है कि जब स्पीकर इस पोजीशन में ना हो दैट ही कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज, उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर का रोल होता है। और डिप्टी स्पीकर ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है किसका, स्पीकर का, बल्कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा का। और ये जो डिप्टी स्पीकर है, ये वैकेट भी कर सकता है अपना ऑफिस। किस केस में, अगर ये मेंबर नहीं है लोकसभा का, अगर इसने रिज़ाइन दिया, क्लियर, या एक रेजोल्यूशन मूव किया गया इसको रिमूव करने के लिए, और इसके लिए इसको 14 डेज बिफोर इसको एक नोटिस, एडवांस नोटिस पर देनी है। ये मैंने अभी कहा कि डिप्टी स्पीकर जो ये सारे ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है स्पीकर की, जब स्पीकर जो है उसका वैकेंट हो। ठीक, when the duties of the speaker office when it is vacant, he also acts as speaker when the later is absent। चाहे स्पीकर वैकेंट है, उसका ऑफिस वैकेंट है, या वो एबसेंट है अपनी ड्यूटीज़ से, तो उस टाइम पे जो डिप्टी स्पीकर है उसके जो ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करता है। क्लियर। चाहे जॉइंट सिटिंग की बात हो, जो एक स्पीकर का स्पेशल पावर है, अगर वो ऑफिस में नहीं है, एबसेंट है, तो उस टाइम फिर कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। मगर ये बात याद रखना, ये जो डिप्टी स्पीकर होता है, ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है स्पीकर का, बल्कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस का। उसके बाद है दोस्तों पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। हमने पढ़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। जब मैंने आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा पढ़ा है, मैंने कहा स्पीकर है, और मैंने उसके पावर्स भी कहे। क्लियर। मैंने कहा वो ऑरिजिनेट कब से हुआ है, वो नोमेनक्लेचर हमें 1919 एक्ट से चल के आ रहा है। JV मौलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा था, ये भी मैंने आपको अभी कहा। उसके बाद मैंने कहा डिप्टी स्पीकर होता है कि अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है या एबसेंट है स्पीकर, तो उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होता है डिप्टी स्पीकर। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, अब अगर स्पीकर
प्लस डिप्टी स्पीकर, स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है। एब्सेंस के केस में एक पैनल होती है चेयरपर्सनस की, जिसको हम कहते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सनस, एक लोकसभा में होती है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम 10 लोग यानी 10 मेंबर जो होते हैं उनको रखा जाता है इस पैनल में। यानी मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं 10 किस में, पैनल ऑफ चेयरपर्सनस में, इस पैनल में। क्लियर। ये किस काम आता है ये पैनल ऑफ चेयरपर्सनस, इनका काम क्या है? इनका काम ये है अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, उस टाइम पे इसी पैनल ऑफ चेयरपर्सनस में से जिनकी मैक्सिमम मेंबर जिसमें 10 होते हैं, इनमें से ही एक को चुना जाएगा कि आप एज ए स्पीकर एक्ट करो, आप प्रिजाइड करो हाउस को। क्लियर। बट यहाँ पे याद रखना, अब अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का ऑफिस वैकेंट है, वैकेंट के टाइम पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो लोकसभा होते हैं, इस पैनल में से किसी मेंबर को नहीं चुना जाएगा टू एक्ट एज ए स्पीकर। इस टाइम पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट अलग से अपॉइंट करेगा एक मेंबर को एज ए स्पीकर। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे निकले। एक हमारे पास पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा होती है जो मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में, ये एक पैनल होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी दोनों एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, इनकी एब्सेंस में जो लोकसभा है वो अच्छे से रन करे, प्रिजाइड हो अच्छे से। इस केस में इनकी एब्सेंस में से इस पैनल ऑफ चेयरपर्सनस में से एक मेंबर को चुना जाएगा एज ए चेयरपर्सन टू प्रिजाइड द हाउस, टू प्रिजाइड द लोकसभा। लेकिन अगर वैकेंट है ऑफिस स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी, वैकेंट के केस में इनमें से कोई मेंबर नहीं एज ए स्पीकर एक्ट करेगा, बल्कि वैकेंट के केस में क्या होगा, एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा एक मेंबर तब तक जब तक एक नया स्पीकर चुन के आएगा। क्लियर। तो एक रीडिंग इसको मार लेते हैं। Under the rules of Lok Sabha, the Speaker nominates from amongst the members a panel not more than 10 chairpersons. Any of them can preside over the House in the absence of the Speaker and Deputy Speaker. यहाँ पे ये मार्क करना। It must be emphasized here that a member of panel of chairperson cannot preside over the House when the office of Speaker and Deputy Speaker is vacant. During such time, the Speaker's duties are performed by such member of the House as President may appoint for the purpose. The elections are held as soon as possible to fill the posts. Clear? चलिए, उसके बाद है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसी तरीके से हमने देखा अभी तक लोकसभा में, इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा में। एक तो चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा एंड ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन या एक्स ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफ राज्यसभा। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। ये एक स्पेशल प्रोविजन है यहाँ पे, ये एक स्पेशल फैक्ट है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसका चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर। उसके बाद उसको असिस्ट करने के लिए अगर वो एब्सेंट है, क्लियर, उस टाइम पे क्या होगा कि उसकी जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा वो करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर। क्लियर। यानी एब्सेंट कब होगा? एब्सेंट होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कब? राज्यसभा का चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा। क्लियर। जब वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा होगा, उस टाइम पे वो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उस टाइम पे जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, या अगर उसका ऑफिस वैकेंट है किसका, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, उस टाइम भी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। द डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म्स ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन ऑफिस when it is vacant or when the vice president acts as a president or chairman or discharge the functions of the president. He also acts as chairman when the latter is absent, obviously from the sitting of house. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है ये भी सबऑर्डिनेट नहीं होता है किसको, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को यानी वाइस प्रेसिडेंट को। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, राज्यसभा को। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो डिप्टी चेयरमैन होता है, याद रखना,
ये जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है दोस्तों, हमने देखा चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये मेंबर राज्यसभा का नहीं होता है, ठीक। लेकिन डिप्टी चेयरमैन होता है मेंबर राज्यसभा का, क्लियर। इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। जो इसके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, इनमें से ही डिप्टी चेयरमैन को चुना जाता है। इसी तरीके से जो हमने पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स देखा था लोकसभा में, सेम यहाँ पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, पैनल ऑफ चेयरपर्सन हमने कहाँ पे देखा था लोकसभा में, कि अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर एब्सेंट है तब जाके वो परफॉर्म उनकी ड्यूटीज़ कर सकते हैं, अगर वैकेंट है तब नहीं। क्यों? तब प्रेसिडेंट एक बंदे को अपॉइंट करेगा टू एक्ट एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। इसी तरीके से पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा में, अगर बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एब्सेंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा जो एज ए चेयरमैन एक्ट करेगा, किसके लिए, राज्यसभा के। लेकिन एब्सेंस के केस में, मतलब मैंने कहा अगर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों एब्सेंट है, इस केस में इस पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो राज्यसभा है इसमें से एक मेंबर को उठाया जाएगा एंड ही विल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और वो प्रिजाइड करेगा हाउस को। बट अगर वैकेंट ऑफिस है चेयरमैन का भी और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है इसमें से मेंबर को नहीं चुना जाएगा। वैकेंट के केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है ही विल मे अपॉइंट द पर्सन, किसके लिए, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जब तक नए इलेक्शंस होंगे, ठीक। तो चलिए एक रीडिंग मारते हैं इसको। अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा the chairman nominates from amongst themselves, from amongst the members a panel of vice chairpersons. Any of them can preside over the house in the absence of chairman or deputy chairman. It must be emphasized here that the member of panel of vice chairpersons cannot preside over the house when the office of chairman and deputy chairman of Rajya Sabha is vacant. यानी वैकेंसी के केस में, वैकेंट के केस में अगर डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन वैकेंट उनके पोस्ट है, उस टाइम पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से मेंबर प्रिजाइड नहीं कर सकता एज ए चेयरपर्सन। ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, क्लियर। इस टाइम पे क्या होगा, वैकेंट के टाइम पे, ड्यूरिंग सच टाइम द चेयरमैन ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तब तक जब तक नई इलेक्शन हो और नया चेयरमैन हमारे पास आए, क्लियर। अब है दोस्तों यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लीडर ऑफ हाउस, ठीक है ना। देखिए लीडर ऑफ हाउस जो है, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्लियर, या वो मेंबर जो मिनिस्टर है जिसको पीएम ने नॉमिनेट किया है, क्लियर। इसी तरीके से लीडर ऑफ हाउस जो होता है राज्यसभा में भी, वहाँ पे भी लीडर ऑफ हाउस एक मिनिस्टर होता है, ठीक। तो आप इतना इसमें याद रखना, लीडर ऑफ हाउस यूजुअली हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है और द पर्सन हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए होता है, इसका काम होता है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स द इल पॉलिसीज़, या कभी लीडर ऑफ अपोजिशन का काम यही होता है, ये एक्ट करता है एज अ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी। मतलब इसको अगर कभी लगेगा कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी जो है, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उस टाइम पे ये क्रिटिसाइज़ करता है उनकी पॉलिसीज़ को। अब लीडर ऑफ अपोजिशन हम किसको कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हम उसको कहते हैं जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, क्लियर, जिसने 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की है उसका 1/10 ऑफ द सीट्स अगर उसने एक्वायर की है, उसको हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट हाउस, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। In the House of Parliament, there is a leader of the opposition. The leader of largest opposition party having not less than 1/10 seats of the total strength of the House is recognized as the leader of the House. In a parliamentary system of government, the leader of opposition has a significant role. His main function are to provide constructive criticism of the policies of the government and to provide alternative government. ये मैंने अभी आपको कहा,
चलिए, उसके बाद है विप। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में डिफरेंट हमारे पास एमपीज होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के। क्लियर। विप क्या होता है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इसके मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में, उनमें से किसी को चूज़ करता है एज ए विप। और विप का काम क्या होता है, विप का ये काम होता है कि मॉनिटर करना बिहेवियर पार्लियामेंट में मेंबर्स का, ठीक, या अटेंडेंस इसके पार्टी मेंबर्स की देखना, बाकी चीज़ें जज करना, ताकि इट सर्व्स एज ए असिस्टेंट फ्लोर लीडर। मतलब विप का काम ही होता है कि एक माहौल देखना पार्लियामेंट में कि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस क्या है, या जो मॉनिटर क्या है, बिहेवियर करना मॉनिटर किन का, डिफरेंट एमपीज़ का। तो ये विप का काम होता है। ये इसलिए रखा जाता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी रखती है अपनी किसी एमपी को एज ए विप, which monitors the behavior, clear, and as well as which ensures the attendance of his party members. अब दोस्तों, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा रिकैप करते हैं हम। मैंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट में। क्लियर। और पार्लियामेंट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम होता है डेकोरम मेंटेन करना। क्लियर। क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशंस, लॉज बनते हैं, स्कीम्स बनते हैं, उनके रिलेटेड एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। फॉर दैट वी हैव अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन द पार्लियामेंट। और अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, वहाँ पे जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है दैट इज़ स्पीकर। और इसके पावर जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, वहाँ पे जो होता है हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर दैट इज़ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, जिसको हम कहते हैं वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है, बाय वर्चू ऑफ ऑफिस, यानी जब वाइस प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट है तभी ये चेयरमैन है किसका, राज्यसभा का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। और इसमें खास बात क्या है, इसमें ये बात है कि ये वो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, जो खुद मेंबर होता ही नहीं है किसका, राज्यसभा का। क्लियर। पावर्स भी मैंने यहाँ पे कहे। और मैंने कहा स्पीकर के पास दो इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होते, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होते हैं। एक ये है कि स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन मनी बिल है कौन नहीं है, और स्पीकर प्रिजाइड करता है जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग हम क्यों प्रिजाइड करता है, ये जॉइंट सिटिंग इसलिए प्रिजाइड की जाती है ताकि जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है किसी बिल पे वो सॉर्ट आउट हो और एक फाइनल कंक्लूजन निकले। ठीक। उसके बाद है स्पीकर प्रो टर्म। स्पीकर प्रो टर्म या यूजुअली कौन होता है, जब नया लोकसभा चुन के आता है और उसके बाद प्रेसिडेंट स्पीकर प्रो टर्म चुनता है फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, जब तक नए स्पीकर के लिए नया इलेक्शंस हो और नया स्पीकर चुन के आए। उसके बाद जब नया स्पीकर चुन के आता है, ये स्पीकर प्रो टर्म जो टेम्परेरी स्पीकर चुना जाता है, इसको रिमूव किया जाता है। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी ही असिस्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा जब उसका ऑफिस वैकेंट रहता है या वो एबसेंट है अपनी ड्यूटीज से। इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी जब स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एबसेंट है अपनी ड्यूटीज से, उस टाइम इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा जो है, जिसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं, इनमें से एक बंदे को चुना जाता है एज ए चेयरपर्सन, एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन अगर वैकेंट है ऑफिस का, डिप्टी स्पीकर का भी और स्पीकर का भी, इस केस में इस पैनल में से कोई मेंबर नहीं चुना जाएगा एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बल्कि इस टाइम पे क्या होगा, वैकेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को टेम्परेरी पीरियड के लिए कि आप प्रिजाइड करो हाउस को जब तक नया स्पीकर चुन के आएगा एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा था डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या होता है, जब वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा यानी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एबसेंट होता है, वैकेंट होता है, उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। क्लियर। और यहाँ पे एक खास बात है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा खुद वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, मगर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर होता है किसका, राज्यसभा का, और ये इनमें ही चुना जाता है। क्लियर।
उसके बाद पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सनस होती है राज्यसभा में, जिस तरह लोकसभा में होती है। अगर बोथ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एब्सेंट है, तो उस वक्त इस पैनल में से एक बंदा प्रिजाइड करेगा राज्यसभा को। अब अगर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इनका ऑफिस वैकेंट है, उस टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी बंदे को, न कि इस पैनल में से चूज करेगा। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, यूजुअली पीएम होता है, या वो मिनिस्टर जिसको जो लोकसभा में से नॉमिनेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम यही है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसका मेन काम ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। क्लियर। और लीडर ऑफ अपोजिशन किसको हम कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हम उसको कहते हैं जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, जिसने नॉट लेस देन यानी मिनिमम 1/10 सीट्स उसने एक्वायर की होगी, जो टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की। क्लियर। और विप क्या होता है, विप पार्लियामेंट में होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विप रखती है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, जो एक्ट करती है एज असिस्टेंट फ्लोर लीडर। क्लियर। और जो इंश्योर करती है अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, और जो रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है बिहेवियर पार्लियामेंट में। क्लियर। अब दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार ये पॉइंट, क्या होता है कि अगर हम चीज़ों को हमने पार्लियामेंट पढ़ा, अगर हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे फैक्ट्स मार्क करेंगे, उसके बाद रिकैप करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमारी आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रोडक्टिव रहेगी। अब डायरेक्टली मैं आपको फैक्ट्स कहूँगा, अननेसेसरी स्टेप कहूँगा, उससे तो आपका भी नुकसान है। क्लियर। और फिर मैं भी इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं करता हूँ, इंसाफ नहीं करता हूँ। इसलिए मैं पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एनालाइज करता हूँ, फिर रिकैप करता हूँ, फिर इस पे एमसीक्यूज करेंगे हम। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, आपकी पढ़ाई जो है ना वो इन अ प्रोडक्टिव वे, इन अ स्मार्ट वे आगे चलेगी, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और एक चीज़ आप क्लियरली याद रखना कि मेरे लेक्चर हमेशा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी बाकी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि जब क्लास बनाना, क्लास फ्रेम करना, ड्राफ्ट करना, इट टेक्स टाइम दोस्तों। ठीक। अगर आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, मगर एट द सेम टाइम यू शुड नो दीज थिंग्स कि कोरोना काल चल रहा है, आज आज हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं। ठीक। तो बट आप टेंशन मत ले लो, जब तक आपका एग्ज़ाम है, जो जिस डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम की डेट से पहले ही, मतलब बिफोर 1 वीक आपका पूरा सिलेबस, जो मेरा ये जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं बीच बीच में एमसीक्यूज भी लाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा। देखिए, पार्लियामेंट हमने पढ़ा, पार्लियामेंट हम करेंगे कंप्लीट विद इन 2-3 लेक्चर्स। ठीक। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ आएगी 1-2 लेक्चर्स। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक। सुप्रीम कोर्ट आएगा पार्लियामेंट के बाद, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फिर एमसीक्यूज कुछ और करेंगे, बस आपका सिलेबस कंप्लीट। क्लियर यहाँ तक। इसलिए टेंशन मत ले लो, मज़े से रहो, ख्याल रखो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर।